ऐसे हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी का 150वां वर्ष हम सब पूरे देश में मना रहे हैं। विवेकानंद जी का जीवन मात्र 39 वर्ष का रहा। कोई बहुत ज्यादा उनका जीवन नहीं रहा, लेकिन 39 वर्ष के अंदर जो काम हम सब के लिए उन्होंने किया कि आज उनके जन्म के 150 वर्ष होने के बाद भी हमारा यह देश, हमारा यह समाज उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। आखिर विवेकानंद जी ने जो काम किया, वो सब काम करने के पीछे क्या उनके पास कोई ऐसे साधन थे, कोई ऐसे चमत्कार करने वाली सिद्धि थी? सामान्यतः समाज में लोग ये मानते हैं कोई साधु है, संत है तो उसके पास कोई चमत्कार करने वाले साधन होंगे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के पास कोई चमत्कार करने वाले साधन नहीं थे। विवेकानंद जी के पास था तो उनका अपना पवित्र जीवन था, उनका अपना अमूल्य ज्ञान था, उनका अपना तेजस्वी व्यक्तित्व था, जिसके आधार पर 39 वर्ष में अपने जीवन में उन्होंने वो करके दिखाया जो शायद इस भारत में कोई नहीं कर पाया। रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आना, इस पूरे भारत का, देश का भ्रमण करना, विदेश यात्रा पर जाकर इन तीनों बातों के आधार पर जो अनुभव और ज्ञान विवेकानंद जी को मिला, उस समय विवेकानंद जी ने अपने उस ज्ञान के आधार पर, जब पूरी दुनिया भौतिकतावाद और संशयवाद से पीड़ित थी, उस पूरी दुनिया को भारत की आध्यात्मिकता से परिचय कराने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया। 11 सितंबर 1893 की वो घटना शिकागो की धर्म महासभा में, जब विवेकानंद जी वहां मंच पर खड़े होते और अमेरिकावासी बहनों और भाइयों बोलते हैं, पूरा वो धर्म महासभा का हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। केवल 2 शब्द का महत्व नहीं है, उसके पीछे जो हमारा चिंतन है कि पूरी दुनिया को भारत के लोग किस दृष्टिकोण से देखते हैं। विवेकानंद जी ने वो संदेश वहां पर दिया कि मैं हिंदू धर्म का एक सन्यासी, एक संत हूं, भारत की ओर से आया हूं, अपने धर्म की बात कहने नहीं आया, लेकिन अपने देश का दृष्टिकोण बताने आया हूं कि यह भारत पूरे देश को एक परिवार के रूप में देखता है। इसलिए अमेरिकावासी भाई और बहनों का संबोधन करके पूरी दुनिया को उन्होंने एक संदेश दिया। जब पूरे दुनिया विवेकानंद जी को सुनकर, उनके विचारों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो रही थी, लेकिन विवेकानंद जी के मन में हमेशा एक विचार था, मैं और मेरा अपना देश, मेरा भारत, मेरा समाज। पूरे दुनिया विवेकानंद जी के आगे पीछे घूम रही थी, लोग उनके विचार सुनने को आतुर थे। ऐसे समय में भी केवल विवेकानंद जी के मन में एक विचार था, मेरा देश, मेरा समाज। यूरोप में रहते हुए, भ्रमण करते हुए रात को रोते थे कि मेरे देश की क्या स्थिति है, मैं इतने आराम से यहां यूरोप में रहता हूं। हमेशा उनके मन के अंदर भारत की परिस्थितियों का विचार रहा। जब विवेकानंद जी का जन्म 1863 में हुआ, उस समय की परिस्थितियों को अगर हम देखेंगे तो कैसा भारत था। हमारा यह भारत देश पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। अपना ही यह समाज, भारत का यह समाज, यहां पर ईसाई और मुसलमानों के द्वारा इस देश में रहने वाले हमारे ही बंधुओं का धर्मांतरण किया जा रहा था। हमारे इस देश का एक बहुत बड़ा अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग हमारे इस देश की भारतीयता पर रोजाना हमले कर रहा था। हमारे इस देश के नौजवान को लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के माध्यम से एक बाबू बनाना और काले अंग्रेज बनाने की पद्धति, शिक्षा पद्धति इस देश में चलाई जा रही थी। हमारे इस देश के कला कौशल, उद्योग धंधे नष्ट करके इस देश को लूटने का काम निरंतर जारी था। हमारे इस देश का ये जो हिंदू समाज था, वह आत्मविस्मृति के रोग से ग्रस्त था, असंगठित था। समाज में स्वार्थ भावना दिखाई देती। ऐसी जब समाज की और देश की परिस्थितियां थी, उस समय उस विषम परिस्थिति में विवेकानंद जी का जन्म हुआ और उसी विषम परिस्थिति में उन्होंने भारत को जगाने का काम किया। वो शिकागो क्यों गए? उन्होंने अपने एक जगह कहा है कि मैं शिकागो इसलिए गया कि जब पूरे भारत का भ्रमण मैंने किया और भारत के समाज को बहुत नजदीक से देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि भारत का हिंदू समाज आत्मविस्मृति के रोग से ग्रस्त है। यह कितना महान है, इसको जगाने की आवश्यकता। अगर यह जागेगा कैसे? जब तक इसको कोई ये बताएगा कि नहीं तुम कैसे, कितने महान हो। और यह संदेश देने के लिए मैं शिकागो गया, क्योंकि वहां शिकागो में जो मैंने कहा, उसके बाद भारत के लोगों ने स्वामी विवेकानंद को माना। पूरी दुनिया ने माना तो भारत के लोगों ने भी माना, और बाद में भारत में विवेकानंद जी के विचारों को सुना। उससे पहले किसी ने विवेकानंद जी को नहीं सुना।
इसलिए पूरे दुनिया के माध्यम से वो भारत की महानता बताने के लिए अपने पूरे दुनिया में और भारत में घूमे। विवेकानंद जी अपने एक सपने के बारे में कहते हैं कि मेरा स्वप्न है कि मैं इस भारत की, इस भूमि की महानता, यहाँ की संस्कृति की महानता यहाँ के हर व्यक्ति के हृदय में स्थापित करना चाहता हूं। यह मेरा स्वप्न है और यही राष्ट्र का पुनर्निर्माण है। कौन से महान भारत की बात वो कहते थे, किस महान संस्कृति की बात वो कहते थे? तो विवेकानंद जी जब भारत का वर्णन करते थे तो उन्होंने कहा कि भारत वो भूमि है जहां पर, पूरे दुनिया में भारत वो भूमि है जहां पर केवल पशु से देवत्व तक जाने की अगर क्षमता अगर किसी भूमि में है तो उस देश का नाम है भारत। वो कहते थे कि भारत वो भूमि है जो मानवता का महासागर है। वो कहते थे कि भारत वो भूमि है जो ऐश्वर्य और शक्ति के शिखर पर जाकर उन सारे मोह माया को छोड़कर दुनिया के लिए, कल्याण के लिए काम करने वाला, दुनिया में अगर कोई एक देश है तो उस देश का नाम है भारत। वो कहते थे कि भारत वो देश है जहां पर महापुरुषों का अभाव नहीं रहा, निरंतर महापुरुष जन्म लेते रहे। इस समाज के, इस देश के उद्धार के लिए, लोगों के भले के लिए निरंतर महापुरुषों का जिस भूमि पर जन्म होता रहा उस भूमि का नाम है भारत। वो कहते थे कि भारत वो भूमि है जहां पर राजा और रानियों ने निरंतर जन्म लिया, इस भूमि का नाम है भारत। वो कहते थे कि भारत वो भूमि है जिसके आदर्श त्याग और सेवा, ये जिसके आदर्श हैं। भारत वो भूमि है जहां पर हर व्यक्ति को अपना कर्म फल भोगने के लिए अगर आना है तो उसको भारत में जन्म लेना पड़ेगा। वो कहते थे भारत वो भूमि है अगर किसी को भगवान चाहिए, भगवान प्राप्त करना है तो भारत की भूमि पर जन्म लेने से ही उसको भगवान प्राप्त होंगे। इस प्रकार की महानता का वर्णन विवेकानंद जी भारत के बारे में करते थे। और वो कहते थे कि भारत वो भूमि है, भारत वो देश है जिसने कभी पूरी दुनिया के अंदर बिना रणभेरी बजाए, बिना रण सज्जा किए, बिना रक्त बहाए पूरे दुनिया का कल्याण करने के लिए जिसने काम किया, उस भूमि का नाम है भारत। इस प्रकार का एक महान भारत, इस प्रकार की महानता संस्कृति, महान संस्कृति वाला भारत बनाने का यह स्वप्न विवेकानंद जी का था। इसलिए विवेकानंद जी ने उस समय जो युवाओं के सामने कुछ बातें रखी कि इस प्रकार का महान भारत हमको बनाना है, तो हम सबको मिलकर क्या करना है, अपनी एक कार्य योजना उन्होंने उस समय युवाओं के सामने रखी। और मैं जब आज विचार करता हूं कि विवेकानंद जी के जन्म के 150 वर्ष के बाद भी जो उन्होंने 125 साल पहले कहा था, 125 साल के बाद भी आज उनके द्वारा बताई गई कार्य योजना हम सबके लिए उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी समय अनुकूल है। वो 125 साल पहले की बात नहीं है, आज भी उन बातों को देखकर लगता है कि भारत में इस प्रकार से काम करने की आवश्यकता है। इसलिए विवेकानंद जी ने सबसे पहले कहा कि इस प्रकार का अगर महान भारत हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि इस देश के अंदर राष्ट्रीयता का बोध पैदा करो। जो कैलाश जी ने जिस राष्ट्रीय चरित्र की बात कही, उन्होंने कहा राष्ट्रीयता का बोध पैदा करने से ही यह देश, यह समाज जब अपने आप पर गर्व करेगा, जब जाकर इस देश की महान बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि इस देश में रहने वाला लोग, समाज के हमारे अपने बंधु जिनके मन के अंदर निराशा है, जो अपने आप को दूसरों से इंफीरियर महसूस करते हैं, जिनके अंदर हीन भावना है, उनको लगता है कि हमारा यह देश, भारत कभी प्रगति नहीं कर सकता। मैं युवाओं के बीच में रहता हूं, विद्यार्थियों के बीच में काम करता हूं। जब विद्यार्थी नौजवानों से मैं पूछता हूं तो इसी प्रकार की बात आज का विद्यार्थी नौजवान कहता है कि भारत में मेरा भला नहीं होगा, मुझे अगर अपने जीवन में कुछ बनना है तो मुझे विदेश में जाकर कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपना कैरियर बनाना पड़ेगा। मेरे इस भारत में आज गरीबी है, मेरे इस भारत में आज अशिक्षा है, मेरे इस भारत में आज भूखमरी है, मेरे इस भारत में आज भ्रष्टाचार है, ये है, सब कुछ है। जैसा भी है आज ये भारत देश मेरा है। मैं उन विद्यार्थी नौजवानों से एक बात पूछता हूं, मैं कहता हूं तुम्हारे घर में माँ है? वो कहता है हाँ माँ है। माँ की उम्र क्या हो गई? वो कहता है 50 साल 60 साल हो गई। तो तुम्हारी माँ अब घर में कितना काम कर पाती है? नहीं, अब काम नहीं कर पाती है, थोड़ा सा बूढ़ी हो गई है, थोड़ी सी कमर में दर्द रहता है, घुटनों से चला नहीं जाता है, सारे दिन खाट पर बैठी रहती है, चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, दिन भर कभी खांसी जुकाम रहता है, बीमार रहती है। तो मैं पूछता हूँ ये सब होने के बाद भी आखिर तुम्हारी माँ माँ है ना? वो कहता हाँ, ये सब होने के बाद भी मेरी माँ माँ है। तो मैं उन विद्यार्थियों को कहता हूं कि जिस प्रकार से तुम्हारी माँ बीमार होने के बाद, उम्र दराज होने के बाद भी तुम्हारी माँ माँ है, इसी प्रकार से भारत देश, चाहे इसमें गरीबी होगी, चाहे अशिक्षा होगी, चाहे कुछ भी होगा, यह भारत देश मेरा है, यह भारत भूमि मेरी है। इस भारत माता ने मुझे सब कुछ दिया है, ये जमीन मुझे सब कुछ देती है, रोटी कपड़ा मकान देती है, मेरी समाज में एक आइडेंटिटी है, पहचान देती है। अगर ये भूमि और ये समाज ही नहीं रहेगा तो मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है?
तो इसी भूमि से, इसी समाज से मेरी आइडेंटिटी है। इसलिए आज के विद्यार्थी में सबसे पहले वो अपने देश के ऊपर गर्व करें। हम ही युवा लोग आज सबसे बार अपने देश के सबसे बड़े निंदक हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। ओहो अच्छा लेट आए हो, इंडियन टाइम्स, यानी हम ही कहते हैं कि भारत के लोग लेट आते हैं। भारत में माना क्रिकेट का मैच होगा तो हो भारत की टीम तो हारेगी, हम ही अपने देश के निंदक हैं। हमारे देश में कहीं कुछ गलत हो, अरे भारत में कभी कुछ ठीक नहीं होगा, हमारे यहाँ सिस्टम खराब है। यानी सबसे ज्यादा निंदा करने वाले लोग हम ही भारत के लोग, जो भारत की निंदा करते हैं। इसलिए हमको विचार करना पड़ेगा कि यह हमारा भारत देश, जिसका इतिहास इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारे पूर्वजों का इतिहास इतना गौरवशाली रहा है, तो आज के युवाओं को अपने इस देश पर गर्व करते हुए हमारी यह जिम्मेदारी है कि इस भारत देश में यह देशभक्ति का भाव केवल 15 जनवरी और 26 जनवरी की परेड में या तिरंगा देख करके देशभक्ति का भाव नहीं आए, या कोई देशभक्ति की फिल्म देखकर हमको लगता है कि वाह, ये नहीं, आज अपने रोजाना के व्यवहारिक जीवन में हम सब मिलकर के कैसे देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित कर सकते हैं। आज के बाद इस भारत देश में युवाओं के सामने कोई जापान का उदाहरण, कोई इजराइल का उदाहरण, कोई जर्मनी का उदाहरण देने की आवश्यकता ना हो। इस देश के नौजवानों के उदाहरण हम सबके सामने दिए जाएं कि हाँ, हमारा भारत का नौजवान था जिसने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे उदाहरण आज की युवा पीढ़ी के सामने देने पड़ेंगे। और मुझे गर्व होता है जब मैं आज के युवाओं के बीच में, जैसा मैंने कहा कि एक बड़ा वर्ग जैसा ऐसा एक दूसरा वर्ग भी आज युवाओं के बीच में है, जो अपना पूरा कैरियर छोड़कर अपना पूरा जीवन इस बात के लिए दांव पर लगा रहा है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। जब मैं हरिद्वार की गंगा नदी के किनारे जाकर देखकर वहां पर एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले ऐसे हजारों लोगों को देखता हूं, और उनके बीच में किसी आशीष गौतम जैसे युवा को देखता हूं जो वहां बैठे हुए कुष्ठ रोगियों के घाव साफ करके उनके ऊपर मरहम पट्टी करता है, अपना कैरियर छोड़कर आकर वहां पर गंगा नदी के किनारे रहता है, तो मुझे लगता है कि हाँ, आज ये भारत का एक नौजवान आशीष गौतम कुष्ठ रोगियों के लिए अपना जीवन, अपना कैरियर दांव पर लगा रहा है। जब मुझे लगता है कि गिरीश कुलकर्णी जैसा व्यक्ति औरंगाबाद में वहां पर जाकर उस क्षेत्र में लोगों के बीच में काम कर रहा, अपना पूरा कैरियर छोड़ता है। आईआईटी से पढ़ा हुआ एक नौजवान मुंबई के अंदर कचरे की समस्या के निराकरण के लिए काम करता हुआ दिखाई देता है। कहीं झारखंड के रांची के अंदर उस बिशनपुर के इलाके में कोई अशोक भगत हजारों वनवासियों के उत्थान के लिए काम करता हुआ दिखता है। जाकर देखिए अपने आस पड़ोस में कितने नौजवान आज आपको मिलेंगे जिन्होंने इस बात को माना है कि भारत मेरा देश है, भारत मेरी मां है, मुझे इसके लिए कुछ करना है। यह एक बहुत बड़ा वर्ग धीरे धीरे भारत में उभर रहा है। इसलिए जो राष्ट्रीयता का बोध विवेकानंद जी ने कहा कि हम सब, ये भारत जैसा भी है मेरा है, इस भारत को बदलने का, इस भारत में परिवर्तन लाने का, इसकी शुरुआत करने का दायित्व हमारा है। दूसरा, विवेकानंद जी ने कहा कि इस समाज में संगठन की शक्ति खड़ा करो। जो एक संगठन का अभाव इस समाज में दिखाई देता है, लोग मजाक में कहते हैं कि यहाँ का जो हिंदू समाज बहुसंख्यक है, 4 हिंदू जब इकट्ठे आते हैं, जब उन 5वां उनके कंधे पर होता है। इतना एक स्वार्थी और असंगठित समाज हमारा ये है। इसलिए उन्होंने कहा कि समाज में संगठन की भावना लाओ, राष्ट्रीय एकता की भावना को अगर निर्माण करना है तो समाज को संगठित करना पड़ेगा। यह दूसरा काम विवेकानंद जी ने कहा। तीसरा, विवेकानंद जी ने कहा कि हमारे समाज में आज भी इतने हजारों वर्षों के बाद भी जो अस्पृश्यता दिखाई देती है, जो कुरीतियां दिखाई देती हैं, जो रूढ़ियां दिखाई देती हैं, ये कालांतर में हमारे समाज में किसी कारण से आई होंगी। आप भारत का इतिहास उठा करके देखिए, कभी हमारे समाज में इस प्रकार की कुरीतियां नहीं थी। न दहेज प्रथा थी, न बाल विवाह थी, न कोई और था, न कोई मेला ढोने की परंपरा थी। समाज में एक स्वस्थ परंपराओं के आधार पर समाज का संचालन होता था। लेकिन 1000 वर्ष का जो हमारा संघर्ष का दौर गया, उस संघर्ष के दौर में हमारे पूर्वजों ने अपने आप को बचाने के लिए जिन कुरीतियों और रूढ़ियों का सहारा लेकर अपने आप को बचाया, तो विवेकानंद जी ने कहा कि उन सारी कुरीतियों को, उन रूढ़ियों को तोड़ करके एक नए समाज का निर्माण करने का काम, दायित्व यह युवाओं का है। इसलिए समाज के इन सब बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करना, यह तीसरा काम विवेकानंद जी ने हमारे लिए कहा। चौथा काम विवेकानंद जी ने कहा, दरिद्र नारायण की सेवा करो। उन्होंने कहा, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। यानी मनुष्य को ही प्रभु मानकर उसकी सेवा करो। कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। कर्मकांड से ज्यादा इस देश में जो गरीब है, दरिद्र है, उसको ही नारायण मान करके सेवा करो। जब इस देश का त्याग और सेवा ही आदर्श है, दूसरों के लिए छोड़ देना, दूसरों के लिए सब कुछ त्याग देना, यही अगर इस देश का आदर्श है, तो क्यों नहीं अपने देश के हम ऐसे बंधुओं की सेवा करें। जो उस समय की परिस्थिति के बारे में मैंने कहा कि हमारे समाज के बहुत ऐसे बड़े वर्ग का इस देश में धर्मांतरण करके उनको ईसाई और मुसलमान बनाया गया। तो हमारे समाज का जो, जिसको हम वंचित वर्ग कहते हैं, पिछड़ा वर्ग कहते हैं,
उसी वर्ग में ये ज्यादा प्रयास उस समय हुए। इसलिए आज भी दरिद्र नारायण की, गरीब की सेवा करके अपने समाज के बंधुओं को हम अपने साथ में रख सकते हैं। इसलिए चौथा काम विवेकानंद जी ने कहा, दरिद्र नारायण की सेवा करो। और पांचवी बात जो उन्होंने हम सबके लिए कही कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है महिलाओं का। हम महिलाओं को देवी मानते हैं, माता मानते हैं, पूजा करते हैं, समाज में एक आदर्श स्थान पर हम उसको रखते हैं। लेकिन क्या वास्तव में जिस प्रकार का उसको एक समान अवसर इस देश में मिलना चाहिए, इस देश के विकास में महिलाएं भी आगे बढ़ सकती हैं। महिलाओं की शिक्षा में उनको क्यों नहीं शिक्षा मिलनी चाहिए? समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ना, समान अवसर इस देश में मिलना चाहिए। इसलिए महिलाओं की शिक्षा से लेकर सभी प्रकार के प्रयास हमको अपने इस देश में करने चाहिए। ऐसी 5 बातें जो विवेकानंद जी ने उस समय कही, और आज के भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो हमको लगेगा जो बातें विवेकानंद जी ने 125 साल पहले कही थी, आज भी वो बातें उतनी ही प्रासंगिक हैं और हम सबके लिए उतना ही करणीय है। कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज के हम सब युवाओं के लिए भी एक विवेकानंद जी ने जो काम बताए कि अगर इस प्रकार का काम आने वाले दिनों में हम भारत में करेंगे तो जिस प्रकार के महान भारत के, एक भविष्य के भारत की कल्पना हम लोग करते हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि 2020 का भारत कैसा होगा, जब पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में है। अकेला युवाओं वाला 50 करोड़ जिस देश के अंदर युवा है, ऐसा दुनिया में केवल एक देश है, उस देश का नाम है भारत। यूथ पावर इज द नेशन पावर। कहा जाता है कि इस देश की ताकत वहां का युवा है, और जैसा युवा होता है वैसा ही उस देश का निर्माण होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जब फ्रांस की हार हुई तो वहां के जनरल से पूछा गया कि आपका देश द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों हार गया? तो वहां के जनरल मिस्टर पैता, उन्होंने कहा कि मेरा देश बॉर्डर पर नहीं हारा, मेरा देश युद्ध इसलिए हार गया कि मेरे देश का नौजवान जब हम लोग युद्ध लड़ रहे थे उस समय नाइट क्लबों के अंदर मौज मस्ती करने में व्यस्त था, इसलिए फ्रांस मेरा देश हार गया। यानी अगर उस समय के युवा जागरूक होते और अपने देश की सेना की मदद करते तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस नहीं हारता। हम भी अपने देश के बारे में विचार कर सकते हैं कि पूरी दुनिया कह रही कि 2020 का जो भारत है पूरे दुनिया का नेतृत्व करने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति घबराकर अमेरिका के युवाओं को कहते हैं कि अमेरिका के नौजवान विद्यार्थियों जाग जाओ, भारत का युवा पूरे दुनिया पर धीरे धीरे आ रहा है, छा रहा है। अगर तुम कुछ लोगों ने कुछ नहीं किया तो आने वाले समय में यह भारत का युवा पूरे दुनिया को कैप्चर करने वाला है। आज विचार करिए, नासा में काम करने वाला 40% साइंटिस्ट भारत का है, ब्रिटेन में काम करने वाला 30% डॉक्टर भारत का है, आज कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में काम करने वाला 80% युवा वो भारत का है। किसी भी क्षेत्र में जाकर के देखेंगे आज तो पूरे दुनिया में धीरे धीरे भारत का नौजवान अपनी प्रतिभा के आधार पर, अपने परिश्रम के बल पर दुनिया के हर क्षेत्र में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और 2020 तक जैसा एक लक्ष्य हम सबके सामने है कि पूरे दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत हम बनाएंगे, लेकिन हम अमेरिका की तर्ज पर, अपनी ताकत के बल पर नहीं, अपने पूंजी के बल पर पूरे दुनिया का नेतृत्व नहीं करना चाहते। हम पूरे दुनिया का नेतृत्व करना चाहते हैं इसलिए कि पूरे दुनिया का कल्याण हम लोगों को करना है, पूरे दुनिया का भला उसके अंदर होना चाहिए। जो विवेकानंद जी से एक बार किसी ने पूछा था कि अगर ऐसी भारत की स्थिति रही तो क्या भारत मर जाएगा? तो विवेकानंद जी ने कहा था कि यह भारत कभी मर नहीं सकता। अगर यह भारत मर गया तो पूरे दुनिया से मानवता समाप्त हो जाएगी, और जिस दिन भारत समाप्त हो गया उसी दिन पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। इसलिए पूरे दुनिया के कल्याण के लिए इस भारत का जीवित रहना आवश्यक है। हम पूरे दुनिया के कल्याण के लिए नेतृत्व करना चाहते हैं, पूरे दुनिया को आध्यात्मिकता देना चाहते हैं, हम पूरे दुनिया को ज्ञान देना चाहते हैं। हम पूरे इस दुनिया में जिस परिवार भावना के आधार पर जैसा पूरा भारत समाज काम करता है, ऐसे पूरे दुनिया को अपना ये ज्ञान, अमूल्य ज्ञान देकर के उसके आधार पर नेतृत्व करना चाहते हैं, अपनी शक्ति और पैसे के आधार पर नहीं। इसलिए इस प्रकार का अगर भारत हमको बनाना है तो जो विवेकानंद जी ने हम सब युवाओं से अपेक्षा की थी, विवेकानंद जी ने युवाओं से कहा था अपने एक हाथ के अंदर धर्म को मजबूती से पकड़कर खड़े रहो और दूसरा हाथ खुला रखो पूरे दुनिया से जो कुछ अच्छा है सीखने के लिए। विवेकानंद ने कभी ये नहीं कहा कि भारत में जो कुछ है वो सब अच्छा है, इसलिए उन्होंने कहा जो दुनिया से अच्छा है वो सीखो, लेकिन अपने धर्म के आधार पर अपने धर्म को मजबूती से पकड़कर खड़े रहो। अगर हमने अपनी परंपरा, अपनी विरासत, अपने धर्म और मूल्यों को छोड़ दिया, इनको छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भारत का अगर भला होना है तो अपने धर्म के आधार पर ही भारत का भला होगा, लेकिन दुनिया से अच्छा सीखने की मानसिकता आज के युवा को बनानी पड़ेगी। वो कहते थे कि भारत के अंदर वैल्यूज है,
भारत के अंदर संस्कार है, भारत के अंदर परिवार की व्यवस्था है, भारत में जो कुछ अच्छा है, दुनिया को ये अच्छा आज हमको देना पड़ेगा। और जो दुनिया में अच्छा है, वो कहते थे कि दुनिया भर में जाता हूं, देखता हूं वहां वैल्यूज नहीं है, संस्कार नहीं है, परिवार नहीं है, लेकिन वहां सिस्टम बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं। हमारे यहां पर जैसे ना, कहीं भी खाया फेंक दिया, कहीं भी थूक दिया, कहीं भी गंदगी कर दी, ट्रेन और बस तो लगता है कि मेरे बाप की संपत्ति है, कुछ भी करो, राष्ट्रीय संपत्ति को हम अपनी संपत्ति मान करके उपयोग करते हैं, कोई सिस्टम नहीं है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि यूरोप में जिस प्रकार का सिस्टम है, व्यवस्था है, जो अच्छी बातें यूरोप के अंदर है, वेस्टर्न के अंदर है, वो सारी अच्छी बातें हमको वहां से लेनी है और अपने यहां पर जो अच्छा है वो उनको देना है। वहां पर वैल्यूज हम देंगे, लेकिन वहां से सिस्टम हम लेंगे। इसलिए पूरी दुनिया से जो अच्छा है वो लेने का मन आज के युवाओं को बनाना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद कैसे सन्यासी थे, आज पूरे भारत का जो सबसे बड़ा विज्ञान का इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के अंदर है, जो भारत का सबसे नंबर 1 क्रमांक विज्ञान का संस्थान है, उस संस्थान को शुरू किया जमशेदजी टाटा ने। जमशेदजी टाटा का जीवन पढ़ते हैं तो टाटा उसमें जमशेदजी कहते हैं कि यह विज्ञान का संस्थान खोलने की प्रेरणा मुझे एक युवा सन्यासी ने दी, और वह युवा सन्यासी मुझे समुद्र की यात्रा में जहाज पर मिला, और उसने मुझे कहा कि आप इतने बड़े उद्योगपति हैं, आपके पास पैसा है, तो क्यों नहीं भारत के नौजवानों को विज्ञान की शिक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए भारत में कोई विज्ञान का संस्थान खोलिए, इंस्टीट्यूट खोलिए। ऐसे उस युवा सन्यासी की प्रेरणा से मैंने वो इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस ऑफ खोला, और उस युवा सन्यासी का नाम स्वामी विवेकानंद है। केवल भगवा वस्त्र पहन करके सन्यास नहीं लिया, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए जाकर किसी हिमालय की कंदराओं में बैठकर मोक्ष की कामना उन्होंने नहीं की। इस देश के, इस समाज को जगाने के लिए, जैसा मैंने कहा कि एक अल्पायु में 39 वर्ष के अंदर उन्होंने जीवन में वो करके दिखाया, इसलिए हमारा यह भारत का समाज आज भी उनके प्रति ऋणी है। भारत को जगाने का काम किया, लेकिन भारत को स्वाधीनता दिलाने का काम भी किया। भारत आज अगर स्वाधीन है तो उसमें बहुत बड़ा रोल स्वामी विवेकानंद जी का है। आप इस देश के हर महापुरुष का, क्रांतिकारी का जीवन उठाकर देखिए, उनके जीवन में कहीं ना कहीं यह मिलेगा कि विवेकानंद जी के जीवन से मुझे प्रेरणा मिली, विवेकानंद जी के विचारों से मुझे देश के स्वाधीनता के आंदोलन में भाग लेने की प्रेरणा मुझे करके मिली, तो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से मिली है। यानी विवेकानंद जी के जीवन और विचारों ने महात्मा गांधी से लेकर इस देश के सभी महापुरुषों को और क्रांतिकारियों को प्रेरित करने का काम स्वामी विवेकानंद के जीवन ने किया। इसलिए स्वाधीनता के आंदोलन में, इस देश को स्वाधीन कराने में विवेकानंद जी का एक बहुत बड़ा भूमिका, बहुत बड़ा रोल रहा है। जिस रोमारोला का जिक्र हुआ, जब रोमारोला भारत के अंदर आए और रविन्द्रनाथ टैगोर से मिले, उन्होंने कहा मैं भारत को जानना चाहता हूं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको कहा कि अगर तुम भारत को जानना चाहते हो तो केवल एक काम करो, स्वामी विवेकानंद का जीवन और विचार पढ़ो। रोमारोला ने स्वामी विवेकानंद का जीवन और विचार पढ़ के इस देश को जाना। यानी पूरी दुनिया को अगर भारत जानना है तो विवेकानंद का जीवन और विचार पढ़ के हम भारत को समझ सकते हैं। यह एक विचार इस प्रकार का विवेकानंद जी ने, यानी विवेकानंद और भारत, यानी भारत है तो विवेकानंद, और विवेकानंद है तो भारत, यानी भारत का पर्याय विवेकानंद जी का जीवन बना। इसलिए हम सब युवाओं के लिए आज इस वर्तमान समय में हम सबको विचार करना पड़ेगा कि जो विवेकानंद जी ने युवाओं से अपेक्षा की थी, उन्होंने कहा था यह भारत एक दिन जरूर जागेगा, भारत का भविष्य यह युवाओं के हाथों पर निर्भर है, कार्यों पर निर्भर है। वो कहते थे भारत माता जाग रही है, इसको और तेजी से जगाने का काम इस देश के युवाओं को करना है। और वो कहते थे मैं ये देख रहा हूं कि भारत समाज, भारत जाग रहा है। वो कहते थे भारत जाग रहा है, कहां से जाग रहा है? वो कहते थे मैं देख रहा हूं ये भारत खेत से, खलिहान से, किसान के हल से, मोची की दुकान से, राशन की दुकान से, जंगल से, पहाड़ से, नदी से, हर जगह से भारत जाग रहा है, कारखाने की चिमनी से। यानी इस प्रकार के भारत के जागने का वर्णन वो करते थे कि समाज जीवन के हर वर्ग में ये धीरे धीरे मैं इस देश का नागरिक हूं, ये भारत मेरा है, ये राष्ट्रीयता का बोध, ये राष्ट्रीय चरित्र का एक जागरण का काम जो विवेकानंद जी ने किया समाज के हर जीवन में, आज हम सबको और तेजी से जगाने की आवश्यकता है। इसलिए विवेकानंद जी ने जो कहा कि अब मेरे सपनों का भारत, एक समर्थ भारत, एक विकसित भारत, एक समर्थ भारत, जिस प्रकार का भविष्य का भारत हम देखना चाहते हैं, जो एक सपना विवेकानंद जी ने हम सब के लिए छोड़ा है, विवेकानंद जी का सपना ही आज हमारा सपना है। उनके सपनों को पूरा करने का दायित्व हमारी आज की इस युवा पीढ़ी का है। हम सब मिलकर जिस प्रकार का भारत हम बनाना चाहते हैं, ऐसा भारत जो अपनी आंखों के सामने बनता हुआ हम देखेंगे। जो डॉक्टर हेडगेवार जी कहते थे कि याची देही याची डोला,
इन्हीं आंखों से इसी शरीर को हम भारत को परम वैभव पर जाता हुआ देखेंगे। तो शायद डॉक्टर हेडगेवार जी नहीं देख पाए, लेकिन शायद हमारी ये आने वाले दिनों में भविष्य का महान भारत बनता हुआ देखेगी। लेकिन उसके लिए आवश्यक एक शर्त है कि हम सब युवाओं को केवल दर्शक बनकर के नहीं रहना कि समाज में बदलाव आ रहा है, देश में बदलाव आ रहा है, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, दर्शक बनकर के नहीं रहना। इस परिवर्तन, इस बदलाव की, इस क्रांति के एक एक सैनिक बनकर के काम करने से यह बदलाव तेजी से आएगा, यह परिवर्तन तेजी से आएगा। इसलिए समाज में, इस देश में परिवर्तन और बदलाव लाने के लिए, उस प्रकार का महान भारत बनाने के लिए हम सब युवा मिलकर आने वाले दिनों में इस प्रकार का एक महान भारत बनाएंगे। कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। तो आइए मित्रों, हम सब मिलकर जिस प्रकार का भारत बनाना चाहते हैं, जो कुछ लोग समय के साथ बह रहे हैं, हम उस युवा में से नहीं हैं। हम उस प्रकार के युवा हैं जिस प्रकार का भारत हमको चाहिए, उस भारत का सांचा, उस प्रकार के फ्रेम को बनाने के लिए उसके अनुसार अपने जीवन को, माई कंट्री इज माई कैरियर, मेरा देश ही मेरा जीवन है, इसके आधार पर मैं आने वाले दिनों में अपने अच्छे कैरियर के साथ, अपने अच्छे सब बातों के साथ, लेकिन समाज के, देश के लिए मैं भी अपने जीवन में कुछ करके जाऊंगा, जिससे लोग ये याद रखेंगे कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने, जैसे हम कई बार गर्व करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने इस देश के लिए काम किया, आने वाली पीढ़ी हमारी इस युवा पीढ़ी के ऊपर भी गर्व करेगी कि जब भारत में बदलाव आ रहा था, भारत पूरे दुनिया का नेतृत्व करने की ओर बढ़ रहा था, उस समय मेरे पूर्वज, मेरे अपने परिवार के लोग, समाज के लोग सोए थे, वो केवल इस परिवर्तन को देख रहे थे, इसके क्रांति के सैनिक नहीं बने। इसलिए हम सब मिलकर इस क्रांति के सैनिक बनकर विवेकानंद जी के सपनों का भारत पूरा करेंगे। यह केवल विवेकानंद जी के सपनों का भारत नहीं, हम सब के भी सपनों का भारत है। हमारा भी भविष्य दांव पर लगा है, क्योंकि जैसा भारत होगा वैसा हमारा भविष्य होगा, जैसा हम होंगे वैसा भारत का भविष्य बनेगा। इसलिए अपने कर्मों के आधार पर, अपने कार्यों के आधार पर हम भविष्य का भारत बनाएंगे। कुछ लोग हैं जो जीने के लिए जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी लिया करते हैं, ऐसे तो मरते हैं हजारों, लेकिन मौत उनकी है जो मर के भी जिया करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर इस देश के लिए कुछ करें। इतना ही आह्वान करते हुए अपनी बात पूरी करूंगा। जय भारत, नमस्कार।